नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज का दिन आप लोग का शुभ हो। दशहरा बहुत अच्छे से मनाए होंगे। आज अपने काम पे लौटते हैं। आज अपना जुडिशरी देखेंगे और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे को सारे क्लियर करेंगे। प्यारे मेरे साथियों, इतिहास की गवाह है, जग में बिना कोई काम की जय जयकार नहीं होती है, मगर कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता है। इसलिए आप लोग फिर अपने जोश जज्बे के साथ लग जाएं और इतिहास को दोहराएं। आज स्टार्ट करते हैं। टाइम गंवाए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। प्यारे मेरे साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज का धमाकेदार मज़ेदार क्वेश्चन यूपीएससी मेंस 2025-15 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितना है? वर्तमान में कितना है? भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश को वर्तमान स्वीकृत संख्या कितना है? भारत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या 30 है और न्यायाधीश के सहित कह रहे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 31। ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। अगर डायरेक्ट भारत के उच्चतम न्यायाधीश की संख्या पूछेंगे तो 30, और मुख्य न्यायाधीश सहित पूछेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो किसके साथ चले जाएं? ऑप्शन डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी मजेदार है। आईएएस 2014 में पूछा गया और बीबीएसपी 2000 में पूछा गया है। आज बहुत ही शानदार आपका क्लास होने वाला है। एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, नहीं तो बहुत पछताइएगा। देखिए कितने मजेदार क्वेश्चन हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित होती है। किसमें भी भारत के न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? भारत के राष्ट्रपति में, संसद में, विधि आयोग में, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में। किसमें होता है? संसद में होता है। किसमें होता है? संसद में। लॉक कर देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? बताइए, किसको लॉक कर दिया जाए श्रीमान? राष्ट्रपति के साथ चले जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन निर्धारण कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उसका वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? बताइएगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग के माध्यम से, विधि आयोग द्वारा, संसद द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? बताइएगा। संसद द्वारा किया जाता है। लॉक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का मजेदार धमाकेदार क्वेश्चन यूपीपीएससी पीरीड 1997 में पूछा गया है। कितना मजेदार क्वेश्चन है। देखिए, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। कहाँ वकालत? सेवानिवृत्त होने के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? कहीं नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। अगर वकालत करेंगे तो समस्या क्रिएट हो जाएगा।
इसलिए इनको किसी भी न्यायालय में वकालत करने की अनुमति नहीं देता है। चलिए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है विधि मंत्री। बताइए कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। किसके साथ लॉक कर दें? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे मेरे साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति की जाती, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती। किसके द्वारा की जाती है? किसके परामर्श से करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से करते हैं? बताइए। धमाकेदार क्वेश्चन है आपका। ये आप भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करते हैं। ऑप्शन डी के साथ चले जाते हैं। ओके, लॉक कर देते हैं। शांत हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आज का मजेदार क्वेश्चन IAS 2000 ईस्वी में। आज का जितने क्वेश्चन है काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। एक क्वेश्चन छोड़ने का मतलब आपका एग्जाम से एक क्वेश्चन गेट आउट, इसका आपको सजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की तदर्थ एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब क्या होता है? एडहॉक न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कब होता है? सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब कब होती है? कतिपय न्यायाधीश की दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, न्यायालय के समक्ष लंबित अवधारणा विद्युत नहीं, न्यायालय की किसी सत्र के न्यायाधीश की कोरम नहीं। क्या हो जाएगा? डी, सर्वोच्च न्यायालय के तद एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीश की कोरम नहीं होता है, तब होता है एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब होता है? जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीश का कोरम नहीं होता है, तो एडहॉक न्यायाधीश की हम नियुक्ति करते हैं। किसको करते हैं? एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति। एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति कब करते हैं? न्यायालय किसी सत्र के न्यायाधीश का कोरम नहीं होता है, तब हम करते हैं एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति। चलिए समझ गए, लॉक कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। कहाँ है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जनपद तथा सत्र न्यायालय, उपयुक्त सभी में। हम जब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवाद का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? बताइए। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवाद करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? केंद्र और राज्य के बीच विवाद, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवाद के निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है?
परामर्शी अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, मूल अधिकारिता अधिकारिता। बताइए, IAS 1996 और 2014 में पूछा है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। बताइए किसके साथ ऑप्शन चले जाए, किसको लॉक करें श्रीमान, बताइए। मूल अधिकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता आते हैं? उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता आते हैं। कौन सा उच्चतम न्यायालय आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? आरंभिक अधिकारिता में उच्चतम न्यायालय आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। कौन आते हैं? भारत सरकार तथा एक अधिक राज्य के बीच विवाद। सही बात है। संसद किसी भी सदन या राज्य विधान में चुनाव पर विवाद। गलत। भारत सरकार द्वारा किसी संघ राज्य के विवाद। गलत। दो या अधिक राज्य विवाद। कौन हो जाएगा, किसके लॉक करें सर? 1 और 4। चलिए 1 और 4 के साथ चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? संविधान के निर्वाचन का विधि के सारवान संविधान के निर्वाचन की विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताइए, कम से कम 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित कौन है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 134 एक को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, अनुच्छेद 134 को मिलाकर 133 पढ़ना, अनुच्छेद 134 एक को मिलाकर अनुच्छेद 132 पढ़ना। लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज जितने भी क्वेश्चन है काफी धमाकेदार, लाजवाब, आपको सारे ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चन को आराम से धैर्य बना के देखें। कहा एक क्वेश्चन मिस करने का मतलब आपका एक क्वेश्चन मिस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की व्याख्या संबंधी सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। संविधान की व्याख्या संबंधी सभी विवाद किसके पास लाए जाते हैं? सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। संविधान की व्याख्या संबंधी सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। चलिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर, परामर्श क्षेत्राधिकार के अंदर उपयुक्त में कोई नहीं। किसका लॉक कर दिया जाए श्रीमान, बताइए। चलिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये संविधान की व्याख्या संबंधी सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अपीलीय क्षेत्राधिकार का हम अपील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का मजेदार क्वेश्चन यूपीएससी आपका मेंस 10 और 13 में पूछा गया। कितना लाजवाब क्वेश्चन है, इसलिए कहती है एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। एक क्वेश्चन छोड़ने का मतलब आपका एक नंबर गेट आउट। चलिए, निम्नलिखित कथनों कौन सा एक सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है। गलत बात है। यह केवल मूल अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी गलत बात है। यह केवल परामर्श संबंधी अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी गलत बात है। यह मूल अपीलीय परामर्श संबंधी क्षेत्र, निम्न कौन सा एक सही? यह मूल अपीलीय, ये ऑप्शन लॉक कर देते हैं।
4 या मूल अपीलीय परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार में कौन सा एक सही है? या मूल अपीलीय परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? कौन करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा निर्णय अथवा आदेश को पुनरावलोकन, उनके निर्णय आदेश को पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 138। किसको लॉक किया जाए श्रीमान, बताइए। लॉक कर दिया जाए सर फर्स्ट 137 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह क्या होगा? यदि वह वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान 3 स्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। विधि के समक्ष समानता का अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान अन्यत्र कहीं रखता है। क्या हो जाएगा आपका? यही ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन के साथ चले जाते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट IAS 2019-9 में पूछा गया है। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता का अधिकार भाग 3 से हटाकर अन्यत्र कहीं रखता है। ये गलत है। बाकी आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं। कार्य करने की संसदीय व्यवस्था का स्थान आध्यात्मिक व्यवस्था रखता है। सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय के भार को कम करने हेतु एक संघीय अपीलीय क्षेत्र का, ये भी सही है। यही आपका असंवैधानिक था। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ विधि की समक्ष समानता का अधिकार भाग 3 से हटाकर कहीं अन्यत्र रखता है। तो ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का मजेदार क्वेश्चन और जानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ BCS प्री 2015 में पूछा गया है। कितना लाजवाब क्वेश्चन है, इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? वैधानिक प्रक्रिया, विधि व्यवस्था, विधि का शासन। क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया क्या है? विधि का शासन, विधि का शासन। बताइए भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय। श्रीमान बताइए किसको लॉक कर दिया जाए? सर्वोच्च न्यायालय के साथ चले जाए, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कौन भारत के संविधान का विरक्षक है? भारत के संविधान का विरक्षक कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिव, भारत का उच्चतम न्यायालय। भारत के संविधान का विरक्षक कौन है? भारत के संविधान का विरक्षक बताइएगा श्रीमान। भारत का उच्चतम न्यायालय। IAS 2015 में पूछा गया है। बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। आज जितने भी देखें आप UPSC, IAS, MPPS या छत्तीसगढ़ किसी भी राज्य के स्टेट का PCS के सारे इंपॉर्टेंस से देखें। मेरा कहने का अर्थ यही था कि श्रीमान आपका क्वेश्चन हर एक एग्जाम में ये फंसने वाले बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अतः मैं लास्ट में यही कहना चाहूँ, आप लोग अधिक से अधिक इस क्वेश्चन को शेयर करें जिससे सभी साथियों को भला हो सके। आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे की कार्रवाई कल करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू। मस्त रहिए, मौला रहिए और वीडियो को शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक साथियों को लाभ हो। धन्यवाद।